हे गाइस, वेलकम टू पोस्टर स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है दोस्तों आप सभी का पोस्टर स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत से लेक्चर देख ली है। उन लेक्चर में दोस्तों आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत से आपके डाउट भी क्लियर हुए होंगे। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, आजकल दोस्तों हम देख रहे थे जीके सेक्शन। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हम पॉलिटी के कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, जो जीके सेक्शन होता है ये बहुत ही वाइड होता है, मतलब दोस्तों बहुत ही बड़ा होता है। ये हम 100% श्योर नहीं कह सकते कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बल्कि ये कह सकते हैं कि 40 to 70% जो हम आपसे करवा रहे हैं इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वैसे आप दोस्तों जो आपके पास अदर बुक्स हैं उससे भी देखिए आप पॉलिटी के, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, इंडियन एंड कल्चर, जो कुछ भी सिलेबस में हमने आपको दिया है, जो पोस्टमैन का सिलेबस है उससे दोस्तों देखिए वो चीज़ें आप पढ़िए। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब दोस्तों हम आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का कोड ऑफ द डे को। दोस्तों आज का कोड ऑफ द डे बहुत ही स्पेशल है, तो सुनिए। सब लोग कहते हैं कि तुम बस तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एवरीवन सेज दैट यू जस्ट प्रिपेयर, वी आर विद यू। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है जो आपके एसपीएम हो गए, मेल ओवरसेल इंस्पेक्टर लोग होते हैं, वो दोस्तों कहते हैं कि तुम बस तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, अगर दोस्तों वो लोग आपके साथ होते हैं तो आपको तैयारी करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट यही बात है कि दोस्तों आपको तैयारी करनी है। ठीक है, वैसे आपके साथ कोई भी नहीं है। ठीक है, ये मत चलिए आप क्या इंस्पेक्टर मेरे साथ है, मेल ओवरसेल मेरे साथ है, बस मेरा तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोगों को तैयारी खुद करनी है। ठीक है, सब लोग आपको बोलेंगे कि तुम बस तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रिपरेशन आपको खुद करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम आपको खुद निकालना है। जब आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ना मेल ओवरसेल होगे, ना आपके एसपीएम होगे, ना ही इंस्पेक्टर होगे। ठीक है, अगर उनकी ड्यूटी भी लगाई गई होगी तो अलग रूम में लगाई जाती है। ठीक है, तो तैयारी खुद करिए आप। ठीक है, कम दिन है तो अच्छे से करिए। अब दोस्तों जाते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और दोस्तों आप सभी के पास 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिए गए हैं, आप चाहो तो साथ साथ इसका आंसर भी दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हम तेज चल रहे हैं तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करिए और साथ साथ इसके आंसर भी देते रहिए। ठीक है, तो हमने पूछा था आपसे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द फुल्ली प्रिपेयर्ड। हाँ दोस्तों, बताना है जो भारत का संविधान है कब दोस्तों पूर्ण रूप से तैयार किया गया था। और ये क्वेश्चन दोस्तों MTS में पूछा गया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिए 26 नवंबर 1949 को दोस्तों भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था दोस्तों रशिया के संविधान से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। नेक्स्ट है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही यहाँ पे। तो आपके पास पार्लियामेंट है, रिलीजियन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो याद रखिए दोस्तों, संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 है। ठीक है, याद रखिए 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में। अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, जब मूल संविधान बनाया गया था पहले, तो उस समय दोस्तों कितनी अनुसूचियां थी भारतीय संविधान में। तो उस समय दोस्तों 8 थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण की गई थी संसदीय प्रणाली। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ये है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन मनी बिल। मनी बिल के बारे में दोस्तों कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो मनी बिल के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 110। ठीक है, तो याद रखिए, इसको सिंपल से आप ऐसे भी रख सकते हैं। याद है, देखिए MO। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों, आपको पता है मनी ऑर्डर होता है। मनी ऑर्डर पैसों से रिलेटेड होता है। ठीक है, जब आप 20 का ये कार्ड देंगे, ठीक है, तो आपके सिर्फ 2 खड़े हो जाएंगे, एक और उसके बाद 0। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो बोलिए दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड से है। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। मूल कर्तव्य का विवरण दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है। भाग नंबर 4। ठीक है, 4 के ओ में। ठीक है, पार्ट नंबर 4 के ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां हैं। ठीक है, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम दोस्तों कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, टोटल जो आजकल वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद है 395 है। ठीक है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, मोस्टली ये क्वेश्चन तो पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये 12 है और अनुच्छेद है 395। ठीक है, तो याद रखिए इसको भी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी PA में पूछा गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो याद रखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, पहले दिन की अध्यक्षता। ठीक है, भारतीय संविधान की। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। और दोस्तों ये भी MTS में पूछा गया था। 2020 में MTS में पूछा गया था ये क्वेश्चन। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आप ऐसे किया करो, जैसे आप क्लास को देखते हैं आप साथ साथ आंसर दिया करो। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 है, तो आपसे हमने पूछा था प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर दिया करो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, फिर बाद में देखिए हमारा और आपका सेम है तो आपका बिल्कुल सही है। अगर आपका डिफर जाता है, ठीक है, आप मान लीजिए आप डी करते हैं, फिर भी दोस्तों आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि सर ने उस टाइम हमें आंध्र प्रदेश बताया था। ठीक है, ऐसा क्या करो ताकि आपको पता लगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। हु कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। कौन कर सकता है दोस्तों, सस्पेंड। ठीक है, जो आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं,
अगर दोस्तों राष्ट्रपति चाहे तो दोस्तों उसका निलंबन कर सकता है, ठीक है, आपको नहीं दिए जा सकते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, इसकी अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन है दोस्तों? जुडिशरी, न्यायपालिका है, ठीक है, गार्जियन मूल अधिकारों का। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो छुआछूत उन्मूलन से संबोधित है? अनटचेबिलिटी, ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में है ये? आर्टिकल नंबर 17 है, ठीक है, 17 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूछा गया आपसे, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? द राइट्स ऑफ फ्रीडम डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये है दोस्तों 19 से 22 के बीच, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 19 से 22 के बीच, ठीक है, आर्टिकल 19 to 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये है दोस्तों 36 to 51, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। भारतीय संसद में शामिल है, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है पीए एग्जाम में। इज इंक्लूडेड इन द इंडियन पार्लियामेंट? क्या क्या चीज़ें दोस्तों भारतीय संसद में शामिल हैं? तो याद रखिए, एक तो लोकसभा है और साथ में राज्यसभा भी है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये 3 चीज़ें दोस्तों भारतीय संसद में शामिल, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, तो याद रखिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा गया है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो कितना अंतराल दिया जाता है संसद के 2 सत्रों के बीच? अधिकतम अंतराल जो दिया जाता है 6 महीने का दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति नीति है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो नोट डाउन करिए इसको। तो आपसे पूछा गया है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस? कौन होता है दोस्तों भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर? ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों राष्ट्रपति होता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति दोस्तों सशस्त्र सेनाओं का कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया है एमटीएस एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ये आप याद रखिए, राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक माना जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट हैव कंप्लीट
हीज एज, कितनी एज होनी चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। तो 35 एज होनी चाहिए और साथ में वो राज्यसभा का सदस्य भी होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक भी होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें गड़बड़ी या फिर कुछ भी विवाद होता है, ठीक है, तो किसे निर्देशित किया जाता है, निर्वाचन आयोग को किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, ठीक है। और एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे और भी याद आया, क्वेश्चन में पूछते हैं कि राष्ट्रपति भारत में दोस्तों किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बनाना है, ठीक है, कितनी बार दोस्तों वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन में आता है 1 बार, 3 बार, 5 बार, कई बार ऐसे भी आता है कई बार बन सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति ने अगर राष्ट्रपति बनना है तो कई बार बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये बात आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन थे दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो याद रखिए आप, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। एस राधाकृष्णन दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी दोस्तों पूछा गया है पी एग्जाम में, ठीक है, शायद ये हिमाचल सर्कल में पूछा गया था, ठीक है, पीएसए में। तो दोस्तों यहाँ पे आपके डाउट क्लियर करना चाहता हूँ मैं आपके, ठीक है। अगर तो दोस्तों किसी ने राज्यसभा का सदस्य बनना है, ठीक है, तो उसकी एज होनी चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। अगर किसी ने लोकसभा का सदस्य बनना है तो दोस्तों 25 साल, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर किसी ने राष्ट्रपति बनना है तो उसकी एज होनी चाहिए 35, ठीक है। ये सब चीज़ें दोस्तों आप याद रखिए, राज्यसभा 30, लोकसभा 25, और अगर राष्ट्रपति बनना है तो 35, ठीक है। और अगर किसी ने पंचायत का चुनाव लड़ना है तो उसकी एज है 18 वर्ष, ठीक है। और चुनाव अगर जो वोटिंग, ये भी क्वेश्चन आता है, मतदाता की एज कितनी होती है, तो 18 वर्ष, ठीक है, मतदाता की एज होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों याद रखने, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ ओल्ड इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो कितने वर्ष का होता है कार्यकाल राज्यसभा के सदस्य का, तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा लोकसभा के सदस्य का टेन्योर कितने वर्ष का होता है, तो उनका होता है दोस्तों 5 साल का, ठीक है। याद रखिए, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर अन्य मंत्री हैं, चाहे आप ले जाओ आप सीएम क्यों नहीं आए, ठीक है, उनका कार्यकाल भी दोस्तों 5 साल का ही होता है, ठीक है। कंफ्यूज ना हुई आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है, हु इज कैपेबल ऑफ अमेंडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो कौन कर सकता है दोस्तों संशोधन मौलिक अधिकारों में, तो उसके लिए है पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट चाहे तो दोस्तों संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकार में, ठीक है, ये सक्षम है पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था। तो किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था, 1976 में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ हिज ऑफिस। तो दोस्तों याद रखिए, जो राज्यपाल होते हैं आप सभी को पता है हर एक राज्य में होते हैं, ठीक है।
तो उनको दोस्तों हटा भी सकता है या फिर उनकी ट्रांसफ़र भी करवा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है और साथ में उनकी ट्रांसफ़र भी करवा सकता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई राज्यपाल, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है आंध्र प्रदेश के लिए अगर राष्ट्रपति चाहे। ठीक है, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट लोकसभा इन द इंडिया बाय एरिया। ठीक है, लोकसभा की सबसे बड़ी सीट दोस्तों इन एरिया के हिसाब से, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों लोकसभा की सबसे बड़ी सीट बोल सकते हैं यहाँ पे, कौन सी है सबसे बड़ी लोकसभा? ठीक है, तो याद रखिए लद्दाख। ठीक है, लद्दाख सबसे बड़ी लोकसभा है क्षेत्रफल के आधार से। ठीक है, पॉपुलेशन के आधार से नहीं है, क्षेत्रफल के आधार से पूछा गया यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऐसी कौन सी भाषा दोस्तों जो 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो पारसी है। ठीक है, पारसियन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यही क्वेश्चन देते हैं, ईवीएम का पूरा नाम बताना आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, हाउ मैनी कैंडिडेट्स कैन एन ईवीएम हैव? तो कितने कैंडिडेट हो सकते हैं दोस्तों अधिकतम? ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो 64 हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने बताना इसका पूरा नाम। और एक क्वेश्चन और दिया जाता है आपको कि ईवीएम फर्स्ट टाइम दोस्तों चुनाव में कब लाई गई थी? ठीक है, आप चाहो तो सर्च करना इस क्वेश्चन को, आप चाहो जैसे मर्जी। ठीक है, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना आपने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये भी दोस्तों पूछा गया है एग्जाम में कई बार, पोस्टल एग्जाम में। तो यहाँ पे पूछा गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 17, 19, 21, 22। ठीक है, जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो याद रखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज देखिए हमने पॉलिटी के टॉप 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ चुके होंगे। और दोस्तों पहले आप क्लास देखिए, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। ठीक है, हमें खुशी होती है दोस्तों जब आप ऑनलाइन टेस्ट में अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी है जो पूरे ला रहे हैं। ठीक है, ऐसी तैयारी करिए दोस्तों कि इस बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, हमारी वेल विशेस हमेशा आपके साथ हैं। और साथ में दोस्तों आपने मैथमेटिक्स भी करनी है और डीओपी का जो हमने आपको पढ़ा है उन पे भी फोकस करते रहना है। अब दोस्तों जो आपके पास टाइम दिया गया है, जो आपके पास 7-8 दिन दिए गए हैं, इसमें दोस्तों आपने जीके भी कवर करना है, मैथ भी कवर करना है और डीओपी सेक्शन भी कवर करना है। ठीक है, तो इतना टाइम दीजिए आप। ठीक है, हर चीज़ दोस्तों हर दिन में पूरा कवर करना है आपने। ठीक है, जीके का दोस्तों कुछ एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लगते हैं एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो तो हम आपसे करवा रहे हैं। जो क्वेश्चन दोस्तों वैसे आपके पास जो बुक होगी या फिर यूट्यूब पे सर्च मारिए। ठीक है, वहाँ से भी देखिए आप। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि जितना हम आप जीके करवा रहे हैं हम आपसे किससे क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जीके आपको पता है बहुत बड़ा समंदर है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो जो पिछली क्लासेस थी हमारी जीके की वो भी देखिए आप, और बाकी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डेली। ठीक है, सब चीज़ें देखिए और अच्छे से दोस्तों एग्ज़ाम दीजिए। और बहुत स्टूडेंट ऐसे भी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में पास भी हो रहे हैं। ठीक है, कई ऐसे भी हैं 90+ मार्क्स ला रहे हैं और जो शीट भरते हैं वो अपना रोल नंबर दोस्तों गलत भरते हैं या फिर जो सीरीज़ होती है वो भी गलत भरते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करिए, पहले आप जाइए एग्ज़ाम हॉल में तो अच्छे से आप जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़िए और अच्छे से रोल नंबर को लिखिए। ठीक है, जो भी आपकी सीरीज़ है वो भी लिखिए। ठीक है, एग्ज़ाम कोड जो भी है वो सब दोस्तों आप अच्छे से लिखिए। ठीक है, जब आप गलत भरेंगे तो दोस्तों
फिर जो आप मशीन है बोलते हैं कि वो नहीं उठाती है। ठीक है, तो अच्छे से भरिए दोस्तों, भले ही टाइम आपको दिया जाता है 10-15 मिनट स्पेशल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम से आप अच्छे से देखिए। ठीक है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वैसे जो एग्जामिनर होते हैं, जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी होती है, एसटीआई होते हैं, जो पीए होते हैं, उनको स्पेशल वार्निंग दी जाती है कि आपको समझाए वो। ठीक है, अगर कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है तो उनसे पूछिए, सर यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप बताइए। ठीक है, तो अच्छे से फॉलो करिए। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ें आप समझ चुके होंगे। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से।